नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। कुछ हमारे फैंस थे, कुछ जो दर्शक हमारे, उन्होंने गुरुदत्त साहब की जिंदगी पर कुछ पूछना चाहता कि उनकी जिंदगी के बारे में बताइए कि क्योंकि गुरुदत्त साहब जो हैं वो इतने बड़े कलाकार रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा का जो सिरमौर है उन्हें कहा जा सकता है। आज से 70 साल पहले उन्होंने जो फिल्में बनाई थी, वो फिल्में आज भी, आज के वर्तमान समय में भी कसौटी पर खरी उतरती है। उनकी प्यासा पूरी दुनिया में ऑल टाइम मोस्ट रोमांटिक फिल्म्स की जो कैटेगरी है उसमें टॉप 10 में आती है। सोचिए कब बनी थी ये फिल्म, आज से 70 साल पहले। चलिए जी, तो गुरुदत्त साहब के बारे में आपने पूछा था, तो थोड़ी बहुत जानकारी जो टीम ने निकाली है वो किस तरीके से बता देते हैं। गुरुदत्त साहब, उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे। जी हाँ, अब इससे दीपिका पादुकोण का कोई संबंध नहीं है। कभी आप सोचे कि वो नानी पर नानी की से आई है क्या दीपिका पादुकोण, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। आज का बेंगलुरु, उस वक्त का बेंगलोर। पादुकोणे परिवार गरीब ब्राह्मण परिवार में था। गरीबी का ऐसा चक्र था कि घर में जो है हमेशा कलेश रहता था, गृह क्लेश जारी रहता था। माता पिता जो है उनके आपस में बनती नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके चलते गुरुदत्त साहब की पढ़ाई जो है वो नहीं हो पाई थी। यानी कि कॉलेज वो कभी गए नहीं, हालांकि वो पढ़ाई में इतने ज्यादा कोई ब्रिलियंट माइंड भी नहीं थे। आर्थिक हालात खराब, पारिवारिक स्थिति खराब, घर में सौहार्द नहीं, प्यार नहीं, जिसके चलते छोटी उम्र में बालक गुरुदत्त जो है वो कोलकाता की तरफ रवानगी डाल गए कि कोई काम धंधा शुरू करेंगे, वहां पर कुछ नौकरी वोकरी करेंगे। कोलकाता जाने के बाद, थोड़े दिन वहां बिताने के बाद वो निकल लिए अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। यहां पर उन्हें पंडित रविशंकर के बड़े भाई उदय शंकर, उनकी एकेडमी में जो है जाने का मौका मिला। उदय शंकर इंडिया कल्चर, ये एक डांस एकेडमी थी। यहां पर डांस के साथ साथ जो है ड्रामा और म्यूजिक की शिक्षा दी जाती थी। बचपन से ही गुरुदत्त को इन चीजों का बड़ा शौक था, जिसके चलते इनका सिलेक्शन जो है इस एकेडमी में हो गया, या फिर कोई इस संस्थान जो था ये काफी बड़ा था, यहां पर हो गया। और साथ ही साथ उन्हें एक स्कॉलरशिप भी मिल गई अगले 5 साल के लिए। स्कॉलरशिप थी 75 रुपए साल की। जी हां, खाना पीना एकेडमी में हो जाता था, 75 रुपए थे, सारे काम ठीक चल रहे थे। 5 साल की स्कॉलरशिप, यानी 5 साल का ये कोर्स पूरा करके पढ़ाई करने के बाद जब बाहर निकले तो एक बार फिर से जिंदगी उसी डगर पर आ गई। यहां पर आने के बाद मुंबई का रुख जब उन्होंने किया, तो मुंबई तो नहीं लेकिन पूना शहर ने बड़ा सहारा दिया। प्रभात स्टूडियो, जो उस वक्त का सबसे बड़ा स्टूडियो में से एक होता था, वहां पर इनको नौकरी मिल गई। और यहां पर इनकी मुलाकात हुई अपने जिगरी यार देवानंद साहब से। दरअसल देवानंद और इनके साथ साथ एक और जो उनके दोस्त हुआ करते थे उस वक्त पे, वो वहां पर जो है तीनों की दोस्ती जो है यहां पर रही। रहमान, देवानंद, रहमान और गुरुदत्त, ये तीनों बहुत क्लोज दोस्त थे। तो यहां पर इनकी दोस्ती हुई। साथ में स्ट्रगल करना, साथ में धक्के खाना, स्टूडियोज में जाना, ऑडिशन देना, स्क्रिप्टिंग लिखना, ये सब मिलकर काम करते रहे। और इन तीनों दोस्तों ने कसम भी खाई कि जो भी पहले कामयाब हो जाएगा, जो भी पहले इस रेस में आगे निकलेगा और उसे मौका मिलेगा, तो वो अपने बाकी दोनों दोस्तों को भी यहां पर साथ लाने की कोशिश करेगा, उनको भी सहारा देगा। और हुआ भी ऐसा है। दरअसल देवानंद साहब जो है वो सबसे पहले आगे निकले। देवानंद जो है वो हीरो बने, और हीरो बनने के साथ उनकी जब फिल्में चलने लगी तो उन्होंने नवकेतन नाम का अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बना लिया। और इस प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म बाजी जो थी वो दे दी इन्होंने किसको, निर्देशन के लिए। निर्देशक किसको बना दिया, डायरेक्टर गुरुदत्त साहब को। गुरुदत्त साहब ने भी जब कामयाबी उनको मिली तो अपनी जो खुद की प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी CID, उसमें उन्होंने देवानंद साहब को बतौर हीरो लिया था, जो कि बहुत बड़ी कामयाब फिल्म रही थी। हालांकि इसको डायरेक्ट जो है खुद गुरुदत्त ने नहीं किया था, इसको डायरेक्ट किया था राज खोसला साहब ने, और इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। बाजी देवानंद साहब जो है उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी, और यह फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। सबसे बढ़िया बात यह थी कि यह फिल्म जो थी, यह फिल्म उस वक्त हॉलीवुड से प्रभावित बिल्कुल नहीं थी। एक वक्त था कि भारत में जो भी सस्पेंस थ्रिलर या
क्राइम की फिल्में बनती थी वो बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों का रीमेक हुआ करती थी। लेकिन बाजी एक ऐसी फिल्म थी जो बिल्कुल लीक से हटके थी, सस्पेंस और थ्रिलर भी था, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल फिल्म थी, जिसके चलते ये फिल्म हिट हुई। उसके बाद बाज और जाल नाम की फिल्में भी जो है गुरुदत्त की आई थी, लेकिन वो फिल्में फ्लॉप रही। अब यहां पर एक और चीज हुई है, गुरुदत्त की पर्सनल लाइफ। दरअसल जब आर पार पर जब काम कर रहे थे, आर पार एक उनकी मूवी थी, इस पर जब वो काम कर रहे थे तो गाने को लेकर रिकॉर्डिंग जो थी वो थी गीता रॉय के गाने उसमें थे, आवाज उसमें थी गीता रॉय। उस वक्त गीता रॉय बहुत बड़ा नाम हुआ करती थी और टॉप क्लास की वो सिंगर हुआ करती थी। जब आर पार के गानों में उन्होंने काम किया, इनफैक्ट आर पार में जो किरदार है श्यामा का, उस पर सारे गाने जितने भी हैं वो सारे के सारे गाने जो हैं निभाए किसने, गाए किसने, वो सारे के सारे गाने जो हैं वो गाए हैं गीता ने। लव स्टोरी शुरू हो गई। जब ये लव स्टोरी शुरू हुई तो लोगों ने तरह तरह के सवाल भी शुरू करने कर दिए, क्योंकि गुरुदत्त और गीता जो है शादी करना चाहते थे। शादी की खबरें बाहर आई, मार्केट में आई, तो सबके जहन में एक सवाल आया कि गुरुदत्त कहीं ना कहीं गीता रॉय जो है उसका नाम यूज कर रहा है, उसके पैसे यूज कर रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सब कर रहा है, वरना शादी नहीं कर रहा था। अब गुरुदत्त को ये बात चुभ गई। उन्होंने गीता को कहा कि वो गाना गाना बंद कर दे, और अपनी मोहब्बत के लिए गीता रॉय ने गाने गाने भी बंद कर दिए और बन गई गीता दत्त। लेकिन शादी के बाद ही गुरुदत्त की फिल्में जो हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुई, नाम बड़ा हो गया, और जैसे ही उनका नाम बड़ा हुआ उन्होंने तुरंत गीता से कहा कि अब तुम गाना शुरू कर दो, और उसने भी गाने शुरू कर दिए। कमाल की बात आपको बताऊं, एक और ट्रिविया बहुत बड़ा जो है वो ये है कि अपनी आखिरी फिल्म तक गुरुदत्त की फिल्मों में गीता रॉय ने ही या गीता दत्त ने ही गाने गाए हैं। उस जमाने की सबसे बड़ी, या फिर यूं कहूं कि भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी सिंगर लता मंगेशकर ने गुरुदत्त की फिल्मों में 2 या 3 गाने जो हैं वो महज गाए हैं। तो ये बातें थी भाई। लेकिन गुरुदत्त की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। प्यासा, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि ऑल टाइम हिट है वो मूवी रोमांस के मामले में, प्यासा की कहानी जो है गुरुदत्त ने बहुत पहले लिख ली थी, और इसमें जो किरदार, विजय का किरदार जो प्यासा का गुरुदत्त ने निभाया है, यह किरदार दरअसल दिलीप कुमार निभाने वाले थे। और इसमें जो 2 हीरोइंस हैं, यानी कि नरगिस और मधुबाला को इसका जो है ऑफर दिया गया था, लेकिन दिलीप कुमार जो है सेट पर पहुंचकर, मुहूर्त का सेट जो था उस पर पहुंचने के बावजूद भी मेकअप रूम में सुबह पहुंचे और दोपहर तक बाहर नहीं आए। ये किस्सा कभी पूरे खोलकर बताऊंगा आपको क्या हुआ था, क्यों जो है प्यासा का किरदार दिलीप कुमार से बदलकर सीधा जो है आ गया, फिर उन्होंने खुद निभाया था गुरुदत्त ने। तो वहां पर एक झगड़ा सा हुआ था उसके बाद में, लेकिन दिलीप कुमार साहब ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद मधुबाला ने भी मना कर दिया और नरगिसी भी चली गई, और यहां पर एंट्री होती है फिर खुद प्यासा में किसकी, गुरुदत्त साहब की, और हीरोइंस बदलकर हो जाती है वहीदा रहमान, और उस जमाने में बहुत नया सा एक चेहरा था माला सिन्हा, इनकी एंट्री इस फिल्म में हो जाती है। फिर से बताता हूं, प्यासा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी है भारतीय सिनेमा की अब तक की। और कमाल की बात यह है कि इस फिल्म में एक गाना जो है बैन हुआ था अपने शब्दों को लेकर। वर्तमान सरकार ने उस गाने को बैन किया था यह कहते हुए कि वल्गर है, लेकिन आज के गानों को सुने तो भाई कुछ भी। यहां से उनकी जिंदगी जो है बदलनी शुरू हुई। प्यासा बहुत बड़ी सुपर डुपर फिल्म साबित हुई। उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई, कागज के फूल। जब कागज के फूल वो बना रहे थे तो उनके जितने भी दोस्त थे, उनके चाहने वाले थे, उन्होंने सबने मना किया कि ये फिल्म तुम मत बनाओ, ये फिल्म नहीं चलेगी और ये फिल्म ठीक नहीं है। क्योंकि ये फिल्म एक तो भारतीय सिनेमा की रियलिटी दर्शा रही थी, दूसरी ये फिल्म कहीं ना कहीं खुद की उनकी जिंदगी जो थी उस पर आधारित लगती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त के रिश्ते जो हैं वो बनते हुए नजर आने लग गए थे। उनकी भी चर्चाएं होने लगी थी, करीबी थी, गीता दत्त से दूरी बनती जा रही थी। कागज के फूल उनकी एक जिद थी जिसको उन्होंने बनाया, और वही हुआ जिसका डर था। कागज के फूल बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, जिसके बाद गुरुदत्त ने शराब का सहारा ले लिया। वहीदा रहमान के साथ नाम जुड़ा, गुरुदत्त की पत्नी गीता दत्त उनको छोड़ के उनसे दूर हुई, अलगाव शुरू हो गया, और फिर शराब का नशा, इतना गहरा नशा कि एक दिन 10 अक्टूबर 1964 की रात को देर रात तक 2-3 बोतल पीने के बाद एक बोतल वो अपने साथ उठाकर अपने बेडरूम में ऊपर जो बना हुआ था उसमें लेकर गए। और फिर सुबह जब नौकर ने बार बार दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा खुला, तोड़ा गया
तो पता चला कि गुरुदत्त अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी इस मौत को आत्महत्या बताया जाता है। कहा यह जाता है कि उन्होंने नींद की गोलियां भी बहुत सारी खाई थी और साथ में बहुत ज्यादा शराब पी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उनकी मौत कैसे हुई, किस वजह से हुई या क्यों हुई, या आत्महत्या थी, ये एक अलग बात रहेगी। लेकिन उस दिन भारतीय सिनेमा ने अपना एक सबसे बड़ा सितारा खो दिया था। तो गुरुदत्त की लाइफ के बारे में ये छोटी मोटी थोड़ी बहुत जानकारी जो हमारे पास थी हमने आप तक पहुंचाई। वैसे उनके बहुत सारे किस्से और भी हैं जो कभी फिर से सुनाऊंगा, लेकिन आज के बॉलीवुड किस्से में गुरुदत्त की जिंदगी का सफरनामा, उनका दर्द, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका कामयाबी का सफर, कोशिश हमने पूरी की। किसी और कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर बताइए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए मैसेज। हम कोशिश करेंगे आप तक उस कलाकार की जिंदगी के अनछुए लम्हे पल लेकर आए।